Good evening, class. स्टार्ट करें बच्चों, कहाँ तक हो गया था? बच्चों मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर। कहाँ तक हो गया था बताओ।
नोट हो गया बच्चों? Yes, sir. हो गया सर। ठीक है, सभी का हो गया। जरा देखो है क्या, जरा देखो बच्चों, ये एसिड है, ये बेस है। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ये सभी लोग जानते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इस बेस की एसिडिटी और इस एसिड की बेसिसिटी न्यूट्रलाइज हो जाती है। मतलब जरा ध्यान देना, तो ये OH माइनस अपना दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन को डोनेट करेगा बच्चे। तो ये NaOH इस केस में बेस है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन, बेसिसिटी। इस केस में NaOH ही है, मिथाइल क्लोराइड है, जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा SN1 SN2 SNI। तो उसके बेसिस पे ये जो OH माइनस है, तो आप देखो कि 2 इलेक्ट्रॉन ये भी डोनेट कर रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जो NaOH है वो बेस नहीं होगा, वो न्यूक्लियोफाइल होगा बच्चे। तो न्यूक्लियोफाइल और बेस में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस अगर कोई बेस होता है तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन दे जाएगा, और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल होगा तो सब्स्टिट्यूशन देगा। एलिमिनेशन आपने +1 में पढ़ा होगा बच्चे, मैंने लिखवाया था E1 E2 E1 CB, तो वहां तो शायद बहुत थोड़ा सा ही बताया गया था एलिमिनेशन। +2 में और डिटेल पढ़ोगे। तो फिलहाल अगर बेस है, वही NaOH बेस भी हो सकता है, वही NaOH न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। तो आप समझो कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होगा। अगर वो OH अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को डोनेट करेगा तो वो न्यूक्लियोफाइल, और अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन को डोनेट करता है बच्चों, तो वो हो जाएगा। ये बात समझ आ गई या नहीं आई, पहले बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब बात आती है कि इन दोनों फैक्टर के लिए न्यूक्लियोफिलिसिटी, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो डिपेंड किस पे करती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी को मैं NU लिखूंगा, बार बार उतनी बड़ी डेफिनेशन लिखने में दिक्कत होती है। पोलराइजेबिलिटी, एक तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली टू +I इनवर्सली टू -I। कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करेगा, एक एक करके देखते हैं बच्चों। पोलराइजेबिलिटी आपको पता है, फैजान रूल में हमने पढ़ा था पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी, जो कि आपने P ब्लॉक में भी कई बार रिवाइज किया है। हेड डालो बच्चे, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी अलोंग द पीरियड। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी
along the period like CH3 minus, NH2 minus and OH minus, F minus, ये है बच्चों, है ना। तो बात आती है कि लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड इंक्रीज करती है बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड अगर इंक्रीज करेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज करेगी, इनवर्सली होगा। तो इट मींस ये हुआ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी लेफ्ट टू राइट मूव करोगे अलोंग द पीरियड तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज। कहने का मतलब अगर कार्बन डोनेट करने की बात आए तो सबसे पहले कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फ्लोरीन डोनेट करेगा? कार्बन करेगा। इसलिए कार्बन, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम का मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके नहीं रख सकता है, इस वजह से इजीली डोनेट हो जाएगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है, मींस वो अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रख सकता है, इस वजह से वो इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से इस तरह से ऑर्डर बन गया। अब बात आती है, ये तो रही बात न्यूक्लियोफिलिसिटी, बात आती है बच्चों बेसिसिटी। जरा ध्यान दें, बेसिसिटी कैसे चेक करेंगे। आप दोबारा नोट कर लें, नहीं तो उसी में ना इसका आपका नेटवर्क क्या सभी लोग आ गए या नहीं आए अभी भी? चलो आगे मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लूं। आप लोग ऐसा नहीं लगता थोड़े डल होते जा रहे हो टाइम के साथ? नेगेटिविटी घेर रही है क्या आपको, या थक गए पढ़ते पढ़ते 2 साल में? बोलो, या बॉटनी कुछ ज्यादा पढ़ लेते हो? चल, जब तक लड़ाई खत्म ना हो जाए बच्चे तब तक लड़ते रहना। आपको मैंने इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट। जरा इन चारों में बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों? इंक्रीज हो जाएगी। ये पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज मींस ये हुआ आपका वीक कॉन्जुगेट एसिड। तो ये क्या होगा बच्चों? कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। ये है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, तो ये हो जाएगा वीक कॉन्जुगेट बेस। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? आप बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते बेटे, पहले उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे, कॉन्जुगेट एसिड के बेसिस पे आप कॉन्जुगेट बेस डिसाइड करोगे और फिर बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिसिटी का ऑर्डर डिसाइड करोगे बच्चों। नोट हो गया बच्चों? यस सर। ओके, तो आप बताओ इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हुआ था? डिक्रीज। बेसिसिटी का भी ऑर्डर क्या हो गया?
डिक्रीज, यही तो आया दोनों का ऑर्डर। कहने का मतलब ये हुआ बेटे, बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों पैरेलल होंगे अलोंग द पीरियड। नोट कर लो, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी along the period will be parallel. मीन्स लेफ्ट टू राइट मूव करोगे बच्चों तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज होगी, बेसिसिटी भी डिक्रीज होगी। अब बात आती है एक और एग्जांपल, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फीन, OH के नीचे SH और F के नीचे Cl। सेम ऑर्डर होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज, बेसिसिटी भी डिक्रीज, दोनों डिक्रीज अलोंग द पीरियड है ना। ये थोड़े अनकॉमन से हैं बट वो अलग कॉमन था। तो यहां से रिजल्ट आपको कंक्लूजन याद रखना है कि अलोंग द पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी सेम होगी और डिक्रीज करेगी। Now, nucleophilicity and basicity in a group. Nucleophilicity, basicity in a group. ग्रुप की बात करते हैं बच्चों, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑन मूविंग अप टू डाउन, साइज इंक्रीज करता है बच्चों, साइज इंक्रीज करेगा, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी मींस न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी। आपको याद है ना पहचान रूल में पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली टू साइज होता था। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। साइज बड़ा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा। तो ये तो रही बात पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज है, तो ऑर्डर अप टू डाउन इंक्रीजेस है बच्चों। आगे चलें। यस यस सर। यस सर। अब इसी में हम बेसिसिटी देखते हैं। बेसिसिटी के लिए मैंने आपको बताया कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्जुगेट एसिड का फॉर्मेशन करना है। ये होगा आपका ये होगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, ये होगा वीक कॉन्जुगेट बेस, ये वीक कॉन्जुगेट एसिड। पी ब्लॉक में बताया गया इसलिए मुझे ज्यादा कुछ अब बताना नहीं। तो आप देखो बेसिसिटी, तो आप जरा देखो बच्चों ग्रुप में चीजें पैरेलल नहीं है ना। ग्रुप में आप देखो तो पोलराइजेबिलिटी मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी तो इंक्रीज हो रही है बट बेसिसिटी डिक्रीज है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट चलें।
Yes, sir. नोट डाउन कर लो, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी आर नॉट पैरेलल इन ग्रुप. न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी आर नॉट पैरेलल इन ए ग्रुप. तो पीरियड में तो था, ग्रुप में नहीं है बच्चों. अब अगर मैं यहां से ऑर्डर बताऊं, इथाइल, ये ट्राई इथाइल एमीन है बच्चों, ये NH2 है, OH है, क्लोरीन है, ये हो जाएगा ट्राई इथाइल फॉस्फीन. ये देखो सारे ग्रुप के मेंबर हैं, है ना. तो ग्रुप में अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर पूछा जाए तो न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बता रहा हूं, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ग्रुप में इंक्रीज करती है, बेसिसिटी तो डिक्रीज कर जाएगी. नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. बेसिसिटी इसका रिवर्स हो जाएगा. अब आगे आते हैं इसी में, नोट कर लो. नेक्स्ट है नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल विल more nucleophilic that its corresponding neutral nucleophile. Like OH, more nucleophilic होगा as compared to water. OR will be more nucleophilic than the alcohol. More nucleophilic thioalcohol. RS more nucleophilic thio. NH2 तो कहने का मतलब है कि अगर सेम चीजें हैं और एक बंदा नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला जो होगा वो और न्यूक्लियोफिलिक होगा. नोट हो गया? Yes, sir. ये है अल्कोहल, ये है अल्कोहल. दोनों अल्कोहल है, एक 1 डिग्री है और एक 3 डिग्री है. इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा होगा. जरा ये बताओ किस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है? सर सेकंड वाले पे. सेकंड. मैं ऐसे इमेजिन कर लेता हूं बच्चों, मान लो यहाँ पे 10 नेगेटिव था, मैंने +1 में भी ऐसे बताया था.
ये दोनों प्लस आई ग्रुप है, मतलब कार्बन है तो प्लस आई ग्रुप होगा, 2 कार्बन है, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मान लिया यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो 14 हो गया। यहाँ पे कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो ये भी प्लस आई है, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए तो 18 हो गए। तो बात ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैंने आपको +1 में कॉन्सेप्ट लिखवाया था, स्टेबिलिटी इनवर्सली टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एसिडिक स्ट्रेंथ, ये कॉन्सेप्ट देखो आपको जहां मैंने +1 में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था वहां पढ़ाया हुआ है। सर थोड़ा स्क्रॉल कर दो, थोड़ा सा। कॉपी है पुरानी +1 की? है सर उसमें। देखो है जरा सर। वहां देखो जहां इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, वहां एसिडिक स्ट्रेंथ करवाया होगा बच्चों। तो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा? Which of following is more acidic? इस फॉर्मूले पे लगाओ ना, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जिस पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हाई होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। इस पे हाई है ना, तो इस पे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा बच्चों, इस पे ज्यादा होगा। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, ये हुआ वीक कॉन्जुगेट एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, ये हुआ वीक कॉन्जुगेट बेस। बेसिक स्ट्रेंथ किसका हाई हो गया? बेसिक स्ट्रेंथ हाई हो गया बच्चों फर्स्ट। देखो ये बात समझ आई या नहीं आई बच्चों? हाँ भाई सर। नेक्स्ट, ये तो हो गई बात बेसिसिटी की। इन दोनों में अगर बेसिसिटी पूछता है तो जिस अल्कोहल में नंबर ऑफ कार्बन कम होगा उसकी बेसिसिटी हाई होगी ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब बात आती है न्यूक्लियोफिलिसिटी की। इस पे आपने निकाला था 14 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ होता नहीं है, जस्ट एजम्पशन है, वो मैंने +1 में भी बताया था। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। बोलो कौन इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा? सेकेंड वाला। सेकेंड वाला। सेकेंड। न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी हाई? सेकेंड वाले की। बट बॉस केमिस्ट्री है ये, लग गया एक्सेप्शन। नोट कर लो, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये नाम +1 में भी आपको बताया होगा। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से अटैक तो उसे ही करना था, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो इजीली अटैक नहीं कर पाएगा और उस चक्कर में न्यूक्लियोफिलिसिटी फर्स्ट की ज्यादा हो गई बच्चों।
तो अब यहाँ पे कहने का मतलब ये बल्कि ग्रुप है बच्चे। ये केमिस्ट्री में जहां कहीं आए तो समझ जाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। बल्कि ग्रुप है, सुमो ग्रुप। मैंने SN1 SN2 में भी लिखवाया होगा कहीं, ड्यू टू सुमो ग्रुप, बल्कि ग्रुप, स्टेरिक हिंड्रेंस। +1 में भी बताया था, जहां E1 E2 एलिमिनेशन होगा वहां मैंने करवाया होगा कब सेट्स ऑफ रूल से होता है और कब हाफमैन रूल से होता था। याद है कुछ वो आपका रोता हुआ चेहरा? सर ये एमओसी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है बच्चे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यही वाला, ये वाली वैल्यू। यहाँ साइन मत कंसीडर करना, सिर्फ 14 और यहाँ सिर्फ 18 कंसीडर करना है ना। वो आई थिंक अभी जैसे जैसे ऑर्गेनिक पढ़ते जाओगे तो यूज टू होगे, अभी फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो। पूरे ऑर्गेनिक में हर एक चैप्टर में ये एमओसी आएगा बच्चे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। आगे चलें। तो मैं सिर्फ ये बताने के लिए ये बताया कि भाई स्टेरिक हिंड्रेंस का भी पंगा है ना, उसे इग्नोर नहीं करना। ओके, आगे चलते हैं बच्चे। सर ऑर्गेनिक में आज तक जितने कॉन्सेप्ट पढ़े सब लग गए। अभी कहाँ लगे, अभी तो बहुत है, तो शुरुआत ही है। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। न्यूक्लियोफिलिसिटी, जिसपे नंबर ऑफ डोनर एटम हाई होते हैं उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी हाई होती है। ये सारे इफेक्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को, SN1 SN2 को। आप ये मत समझना, ये सारे इफेक्ट करेंगे। सारी कंडीशन आपने SN1 SN2 तो पढ़ ली। कहने को तो बहुत आसान है, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा दूसरे को हटा देगा, लेकिन तो बस लेकिन ही है, बहुत ही खेल करेगा। चलें आगे चलें। सर आपने क्या स्टेटमेंट बोली थी अभी? नंबर ऑफ डोनर एटम जिस मॉलिक्यूल में हाई है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी हाई होगी। Compound in which more number of donor atom would be more nucleophilic as compared to less number of donor atom molecules. अभी देखो यहाँ पे डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन है ना, तो इसमें तो दो डोनर एटम है तो इजीली डोनेट कर देगा बच्चों, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी हाई हो गई। सेम पैटर्न यहाँ भी आ गया, मतलब कहीं भी परऑक्साइड आ गया, SS आ गया, NH आ गया, तो जिसमें अब वहां पे वो सिंगल है, ये डबल हो गया, तो वो उस बेस, बाकी सारी चीजें अगर सेम है तो ये चीजें लग जाएंगी। आगे आते हैं। अब बात आती है इन केस ऑफ सेम डोनर एटम। In case of same donor atom, nucleophilicity and basicity सेम होती है। अभी पीछे ऑक्सीजन वाले केस में आया था, अल्कोहल वाला, न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर था वही बेसिसिटी का था।
चले बच्चों आगे। Yes, sir. अब जरा नोट करो, RO माइनस OH माइनस PH। PH का मतलब फिनाइल ग्रुप है बच्चों। इनका हम पहले कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे। तो ये हो गया अल्कोहल, ये हो गया बच्चों वाटर, ये हो गया फिनॉल, ये हो गया एसिड, और ये हो गया सल्फोनिक एसिड। स्कूल में ऑर्गेनिक खत्म हो गई है ना बच्चों? Yes, sir. फिर तो ठीक है, फिर थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगा आप लोगों को, है ना? जरा मुझे ये बताओ, हाईएस्ट एसिडिक कौन है? S3 होगा। लास्ट वाला सर। क्यों? The more number of donor को। चलो देखो बच्चे, है क्या इसमें, तो कई लोगों को ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं पता होगा, तो उन्हें थोड़ी दिक्कत आएगी। एक मैंने +1 में नाम लिया था इक्विवेलेंट RS। पहली बात तो ये देखो कि इन दोनों में नो रेजोनेंस, ये समझ आ गया। फिनॉल में मैंने +1 में रेजोनेंस बनवाया था, कितना बनवाया था बच्चों? 5 RS। कॉपी में होगा फिनॉल का रेजोनेंस। एसिड, इसके 2 रेजोनेंस हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन ये दोनों जो हैं वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देखो +1 में कहीं नाम लिया था इक्विवेलेंट RS का? नहीं लिया। अब जरा ध्यान से सुनो, ऊपर से जाते हैं, इधर से इधर जाओगे तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी? अब ये कई लोगों को उड़ गया होगा, गायब। नोट कर लो, कोई बात नहीं। आप नीचे इस बात को लिख लेना।
चलो, नोट कर लिया बच्चों? Yes, sir. चलो देखो, पहली बात तो ये है कि जिसमें रेजोनेंस है वो ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल है वही ज्यादा एसिडिक है। तो ये दोनों जो है इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी बच्चों। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये बना इन दोनों में। अब रही बात फिनॉल और एसिड में, एसिड और फिनॉल वाला चैप्टर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एसिड में इक्विवेलेंट आरएस होता है। मैं अभी आगे जब फिनॉल का चैप्टर भी आना है और एसिड का भी चैप्टर आना है, वहां एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट आरएस। तो फिलहाल अभी के लिए इतना जान लो कि अल्कोहल और एसिड में एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, हमेशा ध्यान रखना। अब रही बात ये दोनों एसिड हैं, दोनों एसिड में फिर देखना पड़ेगा कि किसमें आरएस ज्यादा है। इसमें आरएस2 है और इसमें आरएस3 है, इस वजह से ये ज्यादा हो गया बच्चे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें फाइंड आउट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, नंबर ऑफ रेजोनेंस या इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, ये हुआ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, तो ये हो जाएगा क्या? वीक कॉन्जुगेट बेस। ये हुआ वीक कॉन्जुगेट एसिड, तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो गया बच्चों। एसिडिक का रिवर्स, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर ये हो गया, और मैंने अभी ऊपर लिखवाया होगा when donor atom is same, सबका डोनर एटम ध्यान से देखो ऑक्सीजन है। if donor atom is same then nucleophilicity and basicity will be parallel, मतलब सेम ही होती है। तो आप बेसिसिटी का ऑर्डर फाइंड आउट कर लोगे, उसे के बिहाफ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बता दोगे कि कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और कौन वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, एक तो ये है। अब बात आती है कि इन सब के बाद भी कई बार आपको ऑर्डर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए ऑर्डर लिखना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। SH CN I minus OH N3 ब्रोमीन, ये वही है फिनॉल वाला। एसिटिक एसिड, क्लोरीन, फ्लोरीन, एल्कोहल। अगर कोई कॉन्सेप्ट फेल कर, मतलब कोई कॉन्सेप्ट ही ना लगे, तो ये ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक भी है। सफलता की सनक, इंडिया, पोलैंड की आजादी को, एजाइड मतलब आजादी, आजादी को बर्बाद करता है का कोई सेंटेंस का कोई वर्ड नहीं है, वो सिर्फ सेंटेंस पूरा कर। फोकट में, फोकट का मतलब फिनॉल, फोकट में ऐसे तो फंसे एल्कोहलिक, तो एल्कोहलिक लिखना नहीं होता, एल्कोहलिक
वाटर में या पानी में। तो ये होगा सर ये फंसे के बाद क्या लिखा है? कोई फंसे एल्कोहलिक, एल्कोहल है ना, कोई फंसे एल्कोहलिक वाटर में। आजादी मीन्स एजाइड, आजादी मीन्स एजाइड बच्चों। कोई फंसे एल्कोहलिक पानी में। नोट कर लिया क्या? यस सर कर लिया। ये आने वाले 6 महीनों में रट्टा भी होगा। हालांकि मैं बताऊं इतना सारा नीट में नहीं आता, तो परेशान नहीं होना है ना, धीरे धीरे हो जाएगा। ये सारी चीजें अपने पैकेज में नहीं है बच्चों, तो बहुत ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है ना। पता चले आप लोग सो गए हो, मुझे ऐसा लगता है नींद आ गई है। कोई जग रहा है? सारे सो गए हो? सर जागे हैं। जाग रहे हैं सर। जागे सर। यार देखो, अब आप पीक पे हो। पीक का मतलब ये है कि आप ये +1 झेल भी लिया, +2 स्कूल पढ़ भी लिया, अब लास्ट टाइम पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक, है ना। इसके बाद आप खुद पढ़ोगे, ठीक है। तो डोंट वरी, पहले चैप्टर में ये लगेगा आपको कि भाई क्या चल रहा है। बाकी आप SN1 SN2 पे फोकस करना। अभी तक आपके काम की वो 2 चीजें हैं, यहां से उतनी ज्यादा। ओके, अब बात ये है बच्चे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करेगी। लिख लो, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट KF। सर पोलर प्रोटिक है, पोलर एप्रोटिक का मतलब क्या होता है? पोलर प्रोटिक, एक मिनट बेटे। जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसे कहते हैं पोलर प्रोटिक, और जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता जिस सॉल्वेंट के पास, उसको कहते हैं पोलर एप्रोटिक। मतलब प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन फर्निश कर दे, और एप्रोटिक का मतलब जो प्रोटॉन फर्निश ना करे। तो इन सब में आप ध्यान दो, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे तो ये F-OH- को रिमूव करेगा, है ना। तो प्रोडक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये KOH बन जाएगा। सेम पैटर्न पे यहाँ RCl हो जाएगा, सेम पैटर्न पे RBr। तो है तो यही कि भाई एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो बात ये है कि पहले कौन अटैक करेगा बच्चों? पहले F अटैक करेगा या पहले I अटैक करेगा? आप ऐसे ही सोच के बताओ। आई अटैक करेगा। करेगा
आई ही करेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि आई का साइज बड़ा है और इजिली डिसोसिएट हो जाएगा। हाँ ठीक है। आप जरा ध्यान देना। तो ऑर्डर इसका आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा ये बताओ कंडक्टेंस किसका हाई होगा? फ्लोरीन का हाई होगा पानी के अंदर या आयोडीन का हाई होगा? कौन इजिली मूव करेगा? अरे क्या हो गया? फ्लोरीन। बताओ किसकी कंडक्टेंस हाई होगी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाओ, कंडक्टेंस मैंने बताया हुआ है। फ्लोरीन की सर। फ्लोरीन। हाँ आपको बताया था ना, जिसका कम है उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है। यस सर। अच्छा छोड़ो, यस सर। इस एक क्वेश्चन को करवाया था मैंने, शायद अब याद आ जाए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बताओ किसकी कंडक्टेंस हाई थी एक्वस में, पानी में? कुछ याद आ रहा हो? लिथियम की। लिथियम। लिथियम प्लस। भूल गए बच्चे, सीजियम की हाई थी। अगर वो भूल गए तो ये भी गए। अरे यार लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा थी तो उसको वो वाटर मॉलिक्यूल, मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर दिए थे, बल्कि नहीं हो गया था। याद करो, आफ्टर सराउंडिंग ऑफ वाटर। यस सर, +1 में था आपने। +1 में पढ़ाया था बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया होगा। कॉपी हो तो अभी ओपन करके देखो, एस ब्लॉक में पढ़ाया था आपको। तो यस सर। +1 में पीरियोडिक टेबल में है, +1 में एस ब्लॉक में है, +2 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, और अब ऑर्गेनिक में भी आया है। तो आपको याद हो, वैसे मेरी बात अब ध्यान से सुनो बेटे, लास्ट टाइम है, अब बार बार भूलोगे तो दिक्कत। वैसे अगर इंडिविजुअल मास में देखूं तो इसका मास कम है बच्चों, इसका मास ज्यादा है, तो कंडक्टेंस लिथियम की हाई होनी चाहिए। लेकिन आपको बताया था मैंने, हाइड्रेशन एनर्जी Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। चार्ज तो सब पे सेम है, जिसका साइज सबसे छोटा होगा हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो इट मींस लिथियम की हाइड्रेशन सबसे हाई हो गई ना बच्चे। इसका मतलब ये मैंने आपको बताया था कि लिथियम को मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जब सराउंड कर लेंगे तो आफ्टर सराउंडिंग वाटर ये बल्कि हो जाएगा सीजियम से भी, और इसी वजह से ऑर्डर रिवर्स हो गया था बच्चों। तो कंडक्टेंस की ऑर्डर होनी चाहिए थी लिथियम से स्टार्ट सबसे ज्यादा, लेकिन हो गई थी सीजियम से। सेम पैटर्न यहां फॉलो होगा। अगर इंडिविजुअल साइज लोगे तो फ्लोरीन की ज्यादा है, फ्लोरीन की साइज छोटी है, मास कम है, तो कंडक्टेंस इसकी हाई होनी चाहिए और ऑर्डर होना चाहिए था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन क्योंकि वाटर था, वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रेशन एनर्जी होगी, और जिसका साइज छोटा है, स्मॉल साइज की वजह से क्या होगा? हाई हाइड्रेशन। हाँ, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड हो जाएंगे और ये बल्कि हो जाएगा, और इस वजह से इसकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी। इसी वजह से इन सभी रिएक्शंस की रेट में किसकी रेट फास्ट होगी बच्चे? फोर्थ वाले की रेट फास्ट हो जाएगी, क्योंकि ये इजीली कंडक्ट करके आ जाएगा यहाँ पे, जबकि फ्लोरीन को कंडक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि हो गया आफ्टर, ध्यान देना, आफ्टर हाइड्रेशन है ये। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। चलो, ऐसे भूलोगे तो दिक्कत होगी बच्चों। अच्छा, ये तो था पोलर प्रोटिक। अब बात आती है पोलर ए प्रोटिक हो तो।
एप्रोटिक का मतलब जिसमें वाटर ना हो। तब यही ऑर्डर लिख लो जरा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसा एक्सपेक्टेड होगा वैसा ही हो जाएगा ना। हाँ जी, अब वैसा ही हो जाएगा। इसका क्वेश्चन शायद दिया था आपके पैकेज में, मैं देखता हूँ मुझे। ठीक है, जरा पेज नंबर 89 पे आओ बच्चों। पैकेज है ना? यस Yes, sir. 89 पे क्वेश्चन Yes, sir. 22 एंड 23। एटी 89 पे 22, 23, 24 भी देख लेना लगे हाथ। ट्वेंटी 23, 24 तीनों देख लो बच्चों 89 पेज पे। सर सारे के ऑप्शन 4 ही होंगे। है ओके। पहले तो पोलर प्रोटिक में है, तो मोस्ट रिएक्टिव का मतलब वही जिसकी कंडक्टेंस हाई है ना? तो ठीक है, मोस्ट पोलर एप्रोटिक। अरे बेटे, मोस्ट एक्टिव पोलर एप्रोटिक में कैसे वो होगा? फ्लोरीन होगा ना? सर एप्रोटिक को प्रोटिक पढ़ लिया गलती से। अच्छा देखो, उसमें छोटा सा ए लिखा होता है ना? ओके 24 का हाँ नॉट एम्बिडेंट, तो खैर एम्बिडेंट वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। समझ आ गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलो कोई बात नहीं बच्चों। तो कहने का मतलब ये है कि सॉल्वेंट से भी क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं, तब फिर चल छोड़। तो ये तो रही बात बच्चों थोड़ी सी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी। अब जरा देखो, ये आपको बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है बच्चों न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में, कि भाई OH ही न्यूक्लियोफाइल भी है और OH ही बेस भी है। पहचानना बहुत मुश्किल होता है क्वेश्चंस में। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। अब अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा तो फिर पहचानना होगा SN1, SN2, SNI। और अगर ये बेस हुआ तो ये देगा एलिमिनेशन, जो कि अभी हमें पढ़ना है इसी चैप्टर में, E1, E2, E1CB। तो आप देखो, ये टोटल 6 रिएक्शंस को डिसाइड करेगा सिर्फ ये कि मैं न्यूक्लियोफाइल हूं या मैं बेस हूं। और जबकि चीजें सेम हैं, सिर्फ उसके साथ साथ कंडीशंस चेंज होती हैं और रिएक्शन पूरी की पूरी बदल जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इस वजह से इसमें डिफरेंशिएशन आपको करने आना चाहिए कि भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या डिफरेंस है। चलो अब ये आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया, बाकी धीरे धीरे और भी लगेगा। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता दूं कि भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, है ना? तो मोस्टली जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, बाकी मैं आगे लिस्ट भी बनवाऊंगा, अभी जब एलिमिनेशन भी पढ़ा लूंगा, सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ा लूंगा, उन दोनों के मिक्सचर का क्वेश्चन करवाऊंगा, तब मैं बताऊंगा। सर ऊपर करना एक बार ही। एक मिनट बेटे, ये लिखना नहीं था, ये तो ऐसे ही है बेटे, ये सब भी आगे आना है ना, परेशान मत। मैं ये बता रहा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नॉर्मली कैसे आप थोड़ा सा पहचानोगे। ऑल नेगेटिव चार्ज, ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। पहली बात तो ये समझ जाना कि अगर किसी न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है,
और कुछ न्यूट्रल भी हैं, तो वो न्यूट्रल केस के साथ साथ मैं बताता चलूंगा। ये सारे कुछ न्यूट्रल भी हैं, वो भी आएगा। वीक न्यूक्लियोफाइल, कहीं पे वाटर हो या अल्कोहल हो, मतलब न्यूट्रल हो तो वो वीक की कैटेगरी में आ जाता है। तो एक रफ आइडिया रहे आपके पास कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आ जाता है, और अगर न्यूट्रल है तो वो मोस्टली वीक की कैटेगरी में आ जाता है, एक्सेप्ट कि भाई नाइट्रोजन डोनर एटम हो जिसका बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा होता है। सर NH3 ये CH3NH2 किस में है? न्यूट्रल में? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये दोनों एक साथ हैं बच्चे। नोट कर लिया? सर वो OH बेस और न्यूक्लियोफाइल में कैसे डिफर करेंगे? उस समय थोड़ा नेटवर्क गड़बड़ हो गया था। इनिशियली मैंने बताया था, फाइनली अभी और बताऊंगा। देखो जरा SN1 SN2 में मैंने बहुत सारे रिएक्शन करवाए होंगे जिसमें मैंने लिखवाया होगा एक्वस KOH। लिखवाया है? यस सर। पिछले लेक्चर में यस सर। एक्वस KOH। जहां एक्वस KOH आ जाए समझ जाना OH न्यूक्लियोफाइल है। अभी जब एलिमिनेशन करवाऊंगा तब आपको लिखाऊंगा बच्चे एल्कोहलिक KOH। जहां KOH एल्कोहल के साथ होगा समझ जाना वो बेस है। तो अभी मैं एलिमिनेशन करवाऊंगा, उसके बाद इन दोनों को डिफरेंशिएट भी करवाऊंगा। पहले मैं दोनों पढ़ा तो लूं। अब एक और चीज आती है बच्चे इसी चैप्टर में, लीविंग ग्रुप। आपको मैंने SN1 भी करवाया, SN2 भी करवाया पार्शियली। आपको उसमें मैंने कहा था कि किसकी रिएक्शन की रेट फास्ट होती है। ये लिखना नहीं है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। किस रिएक्शन की रेट फास्ट होगी इनमें जो मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखवाया होगा। SN1 भी डायरेक्टली टू लीविंग ग्रुप था, लीविंग एबिलिटी, और SN2 भी डायरेक्टली टू लीविंग एबिलिटी था। और लीविंग एबिलिटी किसकी हाई होती है बच्चों? आयोडीन। बड़े आएंगे। हाँ, यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा था ना, तो इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसलिए चाहे SN1 हो या SN2 हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है, दोनों में रेट हमेशा आयोडीन वाले का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लीविंग एबिलिटी आयोडीन की हाई है। तो अभी मुझे वही पढ़ना है, लीविंग एबिलिटी या फिर लीविंग ग्रुप। कौन जितना आसानी से लीव कर जाएगा उस रिएक्शन की रेट उतनी ही फास्ट होगी। जरा ध्यान दो, जैसे R है, R से कोई ग्रुप अटैच होता है जिसका नाम होता है लीविंग ग्रुप, या हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा तो R प्लस और लीविंग ग्रुप माइनस, ये लीविंग ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये तीन कैटेगरी के होते हैं बच्चे लीविंग ग्रुप: गुड लीविंग ग्रुप, मॉडरेट लीविंग ग्रुप, बैड लीविंग ग्रुप। तो बैड लिविंग ग्रुप जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक को फेवर नहीं करते, गुड लिविंग ग्रुप बहुत हाईली फेवर करते हैं, और दोनों को फेवर करेंगे, SN1 SN2 दोनों को, और मॉडरेट वाले भी फेवर करेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है बच्चों गुड लिविंग ग्रुप, लाइक एल्कोहल, वाटर एंड ये तीनों गुड लिविंग ग्रुप होंगे। पूरी केमिस्ट्री के लिए है ये गुड लिविंग ग्रुप। मनमोहन सिंह को जानते हो? यस सर। वो गुड लिविंग ग्रुप थे। यस सर। वो गुड लिविंग ग्रुप थे। और PM मोदी जी को जानते हो?
Yes, sir. Sir, ये कौन Yes, सा sir. था? बैड लिविंग ग्रुप। मनमोहन जी ने कुर्सी को आसानी से छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि वो इतने एक्टिव नहीं थे। क्या मोदी जी लगता है इतनी आसानी से पीएम पद की चेयर को छोड़ देंगे? नो सर। नो सर। बिल्कुल नहीं sir. No, sir. नहीं छोड़ेंगे, है ना? तो कहने का मतलब ये ज्यादा, मतलब एजुकेशन तो मनमोहन जी का बहुत हाई है, उनके लेवल पे मोदी जी कहीं नहीं रुकते, बट जो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ है उसमें मोदी जी काफी एक्टिव हैं, है ना? काफी चालाक है उनके रेस्पेक्ट में, लोगों को बेवकूफ बनाने बहुत अच्छे से आता है इन्हें, तो इतनी आसानी से इन्हें हटाया नहीं जा सकता है बेटा। ये बैड लिविंग ग्रुप है। अगर कोई चाहे कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, कोई एक्स बंदा आए, तो इनको हटाना पड़ेगा ना। और अगर ये बैड लिविंग ग्रुप है तो क्या वो इनको रिप्लेस कर पाएगा आसानी से? नहीं कर सकता। नहीं। नो सर। No, sir. अब आप सर इमेजिन जब तक राहुल गांधी है तब तक मोदी जी नहीं जा सकते। हाँ यस, अब ये आ रहे हैं राहुल गांधी जी, इनकी औकात नहीं है कि ये इसे रिप्लेस कर दे, तो इसका मतलब रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि जब तक ये बंदा लीव, चेयर तो एक ही है ना, जब तक ये लीव नहीं करेंगे अगला आके उस पर बैठेगा नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं होगी बच्चे। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि बैड लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फेवर, क्यों? क्योंकि वो अपने मॉलिक्यूल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। गुड लिविंग ग्रुप का मतलब है ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाए और कोई आए और इसको हटा दे, आसानी से हटा दे, दैट इज गुड लिविंग ग्रुप। तो ये है ये गुड लिविंग ग्रुप। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम 90% रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन की इन्हीं पे चलेगी, ये बहुत आसानी से लीव आउट होते हैं। अब बात आती है मॉडरेट लिविंग ग्रुप। मॉडरेट लिविंग ग्रुप में लिस्ट है, तो ये है, ये जो अब मॉडरेट में करवा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, तो इसे आप ना भी पढ़ेंगे तो चलेगा। वो तीनों वाला इंपॉर्टेंट था बस, है ना? ये आपको डराने के लिए है। इसको कहते हैं बच्चे एसीटेट। कहीं कहीं पे OAC भी लिखा रहेगा, इसको बोलते हैं ट्राईफ्लोरो एसीटेट। इसको बोलते हैं मेसाइलेट। इसको बोलते हैं ट्राईफ्लोरो मेसाइलेट। और ये हो जाएगा टोसाइलेट, OTS। इसे कहते हैं ब्रोसाइलेट, इसे कहते हैं नोसाइलेट। तो इन सब में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, वो है टोसाइलेट। कहीं कहीं OTS लिखा मिल जाएगा, ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर फिर भी नहीं मिलेगा, बस OTS मिल जाता है, तो जाना कि इजिली लीव कर जाता है बच्चे। मॉडरेट का मतलब इजिली लीविंग ग्रुप भी कह सकते हो आप।
तो इन सब स्ट्रक्चर्स को देख के डरने की जरूरत नहीं है। ये मिडिल वाले जो अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक पढ़ लेना अगर पढ़ना होगा तो वो है जस्ट टोसाइलेट। जी हाँ बेटे, ऑल आर मॉडरेट लिविंग रूम। नोट हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इन सब की जरूरत बच्चे इस चैप्टर में भी है। इन सब की जरूरत आपको पड़ेगी एसिड वाले चैप्टर में। अगर आपने स्कूल में पढ़ा हो एसिड या एसिड डेरिवेटिव जितने भी हैं वहां भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो वहां भी जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो तब मैं आपको पीछे कॉपी पलट के दिखवाऊंगा कि भाई वहां हमने लिखा है। जैसे अभी कहता हूँ +1 में देखो ऐसा वाला। हाँ, एक फॉर्मूला है इसमें, लीविंग एबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये याद रखना, ये काम आएगा। स्टेबिलिटी ऑफ, या फिर इसी चीज को मैं कह सकता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो कहने का मतलब लीविंग एबिलिटी अगर आपको ना मिल रही हो तो आप उसका एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर लेना बेटे। जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ जितना हाई होगा उसकी लीविंग एबिलिटी उतनी हाई होगी। या उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ना मिले तो बेसिसिटी चेक कर लेना या बेसिक स्ट्रेंथ चेक कर लेना। सर इंडक्टिव इफेक्ट पे स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करती है? +1 की कॉपी में होगी बेटे। सर हमारे बैच में एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ दिखाई थी, उन्होंने स्टेबिलिटी नहीं दिखाई थी। ठीक है, सुनो मेरी बात बच्चे, परेशान मत हो ना। एल्कोहल आ रहा है ना, एल्काइल हैलाइड के बाद अगला चैप्टर एल्कोहल है ना। रच के एसिडिक स्ट्रेंथ करवाऊंगा बच्चे, परेशान मत हो। एसिड आएगा फिर वहां करवाऊंगा, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारा होगा। +1 भूल जाओ बेटे, +1 मान लो कुछ नहीं हुआ था, डोंट वरी, है ना। वहां और भी कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड है, तो इसलिए वहां पे मैं डिटेल करवाऊंगा बच्चे। पूरा 2 लेक्चर लगाऊंगा एसिडिक स्ट्रेंथ पे, परेशान। आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा। इस फॉर्मूले के बेसिस पे अगर मैं 1-2 एग्जांपल देना चाहूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आप इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पहले फाइंड आउट कर लो। तो आप बता सकते हो ना। लीविंग एबिलिटी। अब बात आती है OR, OH, OPH, इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना था तो मैंने कहा था पीएच का मतलब वही फिनॉल, ये वाटर, ये अल्कोहल। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? लास्ट वाला। अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड हुआ। तो जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ हाई है उसी की लीविंग एबिलिटी भी हाई होगी बच्चे। या जिसका बेसिक स्ट्रेंथ कम है। ये सब अभी थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन जब तो स्क्रॉल डाउन करना थोड़ा सा। ये सारी चीजें ना मिड में यूज होंगी ना, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस नजर आएगी बेटे। ये अभी लिगेंड जैसा है। लिगेंड अब खाली पर लिखे ना तो बोर लगता है, लेकिन पूरे चैप्टर में लिगेंड का यूज था। अगर आज भी लिगेंड आपको नहीं आता तो आप ओके सर, थैंक यू। कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ सकते, सेम पैटर्न। ओके, इसको अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। लीविंग एबिलिटी बता दो इनमें किसकी हाई होगी।
इन चारों। बोलो बोलो। फर्स्ट की CH3 माइनस CH3 अरे यार अभी पीछे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर किए थे ना, उसी का रिवर्स कर दो। कॉपी देखो ना पीछे पलट के, इन चारों का एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ दोनों मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। सर HF एक वीक एसिड है तो ये कंजुगेट बेस स्ट्रांग हो गया, फिर ऐसे ही है। ये वेरी बैड लीविंग ग्रुप है। मिथाइल को आसानी से नहीं हटाया जा सकता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के थ्रू, है ना, ये बैड लीविंग ग्रुप है। सर थोड़ा सा स्क्रॉल करना। क्या हुआ, नेटवर्क इशू है क्या? अब तो आदत सी हो गई ना नेटवर्क से। ओके सर, हो गया। इनिशियली लगता था ये कब खत्म होगा कब खत्म होगा, अब तो ऐसा लगता है ये कभी नहीं खत्म होगा। और ऐसे ही है ना, तो अंधेरे में पढ़ना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं। बट सर HF तो एक वीक एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस तो स्ट्रांग होना चाहिए। HF एक स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चे इन चारों में। अभी पीछे लिखवाया होगा, पीछे मेरी कॉपी पलट कर देखो। हाँ इन चारों में है। हाँ सर। बच्चे ये पीछे मेरी कॉपी पलट के देखो ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी में मैंने लिखवाया है अलोंग द पीरियड, अभी लिखवाया है बच्चे। समझ गया, मैं ग्रुप में देख रहा था। नहीं, हाँ ग्रुप में ये वीक है, लेकिन अलोंग द पीरियड बेटे हाइड्रो एसिड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे जाती है एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। नोट करो जरा, गुड लिविंग ग्रुप leaves from 3 degree 2 degree alkyl halide without external or internal अटैक। मतलब अगर 3 डिग्री 2 डिग्री है ना, तो बिना किसी अटैक के भी ये लीव आउट कर सकते हैं, लेकिन 1 डिग्री में आपको रिक्वायर्ड होगा एक्सटर्नल और इंटरनल किसी अटैक की रिक्वायरमेंट होगी 1 डिग्री में, बट 2 डिग्री 3 डिग्री में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन N2 is a excellent leaving group which can leave from 1 degree 2 degree 3 degree alkyl halide without any attack। पूरे केमिस्ट्री में बेस्ट लिविंग ग्रुप अगर कोई है तो वो N2 है बच्चे। आपने अगर स्कूल में पढ़ा हो तो डाइजोनियम की रिएक्शन पढ़ी होगी बच्चों आप लोगों ने।
डाइजोनियम क्लोराइड पढ़ा है? डाइजोनियम क्लोराइड नहीं पढ़ा है? चलो आगे चलते हैं। चलो इन सब का यूज आगे आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। एक बार स्क्रॉल कर दो। अच्छा ठीक। नोट कर लिया बच्चे? Yes, sir. अब बात आती है मॉडरेट लिविंग ग्रुप। लीव्स शॉर्टकट में कर दिया, 3 डिग्री 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड without any attack in polar protic solvent, but internal or external attack required with 1 degree. अब मैं बताऊं थोड़ा सा इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक क्या है, वो कई बार आप समझ ही नहीं पा रहे होगे, है ना? जरा देखो बच्चे, जैसे ये मिथाइल क्लोराइड है, इस पे आपने OH माइनस से अटैक करवाया, तो ये जो OH माइनस अटैक कर रहा है ये एक्सटर्नल है, और फिर यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होगा बच्चे? मान लो ये कोई कंपाउंड है, आगे आएगा एसिड डेरिवेटिव में, है ना? तो इसमें इंटरनल अटैक होता है। इंटरनल अटैक का मतलब है कि ये बॉन्ड टूट के यहां जाएगा, एट द सेम टाइम ये वाला बॉन्ड यहां आ जाता है, तो बाहर किसी भी रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अंदर ही हो जाएगा। खास करके जब अभी आगे ग्रिग्नार्ड आना है बच्चों, अल्कोहल के प्रिपरेशन में ग्रिग्नार्ड वगैरह जब आएगा, तो ये इंटरनल अटैक की बहुत जरूरत पड़ती है। यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आप नहीं जानते होंगे, इंटरनल अटैक इज स्ट्रॉन्गर देन एक्सटर्नल। तो अगर इंटरनल रिएक्शन दी हो, एक्सटर्नल दी हो, तो पूछेगा रेट किसकी फास्ट है, तो बताओगे इंटरनल की रेट फास्ट है। मतलब इंट्रा मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन reaction will faster than intermolecular। नॉर्मली है ये बच्चों, है ना? कोई स्पेशल केस आ जाए वो अलग बात है।
नोट कर लिया? लास्ट है इसमें बैड लिविंग ग्रुप। only in the presence of internal or तो ये या तो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल बिना किसी अटैक के ये रिएक्शन नहीं होंगी बच्चों। ये खास करके ईथर पढ़ा होगा आप लोगों ने। जितनी भी ईथर की रिएक्शन है ना बच्चों, वो सब बैड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आ जाती है। अभी हम पढ़ेंगे, आपने अगर पढ़ा हो तो विलियमसन सिंथेसिस पढ़ा होगा, +1 में भी था विलियमसन सिंथेसिस, उस समय नहीं पढ़ाया गया आपको, ठीक है। नोट कर लिया बच्चों? यस सर। अब जरा +1 की कॉपी ओपन करोगे, वहां आपको आइसोमर बताया गया था। एक्चुअली में इस चैप्टर में हमें, जैसे हमने ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, उतना ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में ऑप्टिकल आइसोमर है। ऑप्टिकल आइसोमर +1 में नहीं था, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में था, लेकिन डिटेल यहाँ है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑप्टिकल आइसोमर, यहीं आएगा आपको। तो +1 की कॉपी में देखो, मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ाया होगा, या आपने जिस भी बैच में पढ़ा होगा वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर जरूर पढ़ाया गया होगा बच्चों। कॉपी है? यस सर। सर एक बार जरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ाया गया है, क्योंकि मैं ज्योमेट्रिकल बहुत थोड़ा सा पढ़ा के आगे निकलूंगा, ऑप्टिकल पे मेरा पूरा फोकस होगा। और ऑप्टिकल पढ़ने के बाद उस ऑप्टिकल आइसोमर का भी यूज है SN1 SN2 में, उससे रिलेटेड भी 3-4 रिएक्शंस हैं जो अभी रह गई हैं करवाने को, वो करवाऊंगा ऑप्टिकल के बाद। और उसके बाद फिर एलिमिनेशन, और फिर जाके कहीं ये चैप्टर आधा होगा, है ना। तो पहले चैप्टर में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा बच्चों, सेकेंड चैप्टर बहुत तेजी के साथ होगा, थर्ड और फोर्थ चैप्टर में भी टाइम लगेगा, है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है सर। जी। सर एक बार मॉडरेट लिविंग ग्रुप दिखाना। मॉडरेट लिविंग ग्रुप, एक मिनट।